रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी वैदिक रीति के मुताबिक आज से शुरू हो गई। विशेष पूजन के साथ शुरू हुए अनुष्ठान को उद्घाटन समारोह की दिशा में पहला कदम माना गया, जो 21 जनवरी तक चलेगा। और इसका अंतिम चरण 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगा, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। पहले चरण में सुबह 9:30 बजे विशेष पूजा की शुरुआत हुई, जो विधि विधान से पूरे 5 घंटे चली। मुझे पूजन विधि का जो भी नाम दिया गया हो पूज्य संतों के द्वारा, उसमें भाग लेने का अवसर मिला। इस विशेष पूजा को प्रायश्चित पूजा कहा गया। प्रायश्चित में अपने शरीर को शुद्ध करना होता है। प्रायश्चित इसका अर्थ है डिसैनिटाइजेशन। बताया गया कि सनातन धर्म में भगवान की पूजा करने के लिए वैदिक परंपरा के मुताबिक विशेष नियम पद्धतियां हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले उन वैदिक परंपराओं का पालन करना जरूरी है। अगर भूलवश भी उसमें किसी तरह की चूक हो जाए तो मन में मलाल रहता है। इसकी गलती का प्रायश्चित करने के लिए विशेष पूजा की शुरुआत प्रायश्चित पूजा से होती है। ऐसा करने से दोष खत्म हो जाता है। प्रायश्चित पूजा में 10 तरह के स्नान से लेकर विष्णु पूजा और दान करने की परंपरा है, ताकि यजमान की शुद्धि और पूजा का अधिकार मिल सके। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत इसी पूजा से हुई, जिसे लेकर लोगों में कौतूहल था। विशेष अनुष्ठान के लिए, इस विशेष पूजा के लिए सरयू तट पर कई श्रद्धालु पहले से मौजूद थे। और इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा के प्रमुख यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ विवेक सृष्टि ट्रस्ट पहुंचे, जहां प्रायश्चित पूजा की गई। डॉक्टर अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवासी हैं। मुझे इस प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर है। मैं उसमें पूरे मनोयोग से भाग लेकर के इस पुनीत और ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण कर सकूं, भगवान ने से यही प्रार्थना है। और वाराणसी से घड़े में भरकर आए जल से मूर्ति का जलाभिषेक किया गया। उसको कहते हैं सहस्त्रधारा। 1000 छिद्र उसमें होते हैं और सहस्त्रधारा से अभिषेक करना एक विशिष्ट प्रकार का अभिषेक होता है। इस विशेष अनुष्ठान में शामिल होने के लिए देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या धाम में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बन रहे हैं। यानी वैदिक परंपराओं के तहत यजमान अनिल मिश्र ने अनुष्ठान की शुरुआत की है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं वो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 6 दिन पहले शुरुआत प्रायश्चित पूजा से की गई, जिसके बाद एक और विशेष पूजा हुई, जिसे कर्मकूटी अनुष्ठान बताया गया। कर्मकूटी पूजन में रामलला की प्रतिमा मूर्तिकार अरुण योगीराज ने सबसे पहले आचार्यों को दिखाई और इसे हर कसौटी पर पूर्ण पाकर आचार्यों ने इसका होम हवन कर अपने अधिकार में ले लिया, ताकि विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आगे बढ़े। ये मूर्ति आचार्य जी आप लोगों की हुई, अब आप इसका निरीक्षण ठीक से कर लीजिए और इसको स्थापन के लिए अब ये रेडी है। बताया गया कि आचार्यों ने रामलला की प्रतिमा का निरीक्षण किया, जिसमें श्याम रंग वाले 51 इंच के 5 साल के बाल स्वरूप श्री राम की छवि दिखी। यजमान और मूर्ति की शुद्धि के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मंदिर में हलचल शुरू हो गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों में कब क्या होगा, एक नजर आइए इस पर डालते हैं और आपको बताते हैं। 1 हफ्ते तक चलने वाली विशेष पूजा की शुरुआत 16 जनवरी यानी आज से हुई, जिसमें 16 जनवरी को यानी पहले दिन प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के रूप में विशेष पूजा अर्चना हुई। दूसरे दिन 17 जनवरी की शाम को रामलला की मूर्ति राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करेगी। 18 जनवरी की शाम को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास, गंधाधिवास होगा, जबकि 19 जनवरी की सुबह औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास होना तय है। इसी दिन यानी 19 जनवरी की शाम को ही धान्याधिवास यानी धान में रखा जाएगा। 20 जनवरी की सुबह शर्कराधिवास और फलाधिवास होगा, जबकि शाम को पुष्पाधिवास होगा, जिसके बाद 21 जनवरी की सुबह मध्याधिवास और शाम को शय्याधिवास होगा और फिर सबसे आखिर में 22 जनवरी को 12:20 से 1 बजे के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के दक्षिण भारत के दौरे पर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे और वहां वीरभद्र मंदिर में पूजा की। रामायण में लेपाक्षी का खास महत्व है। बताया जाता है कि रावण से घायल होने के बाद जटायु यहीं पर गिरे थे। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर पहुंचे पीएम मोदी भक्ति में लीन नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ वीरभद्र मंदिर में पूजा की। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां बैठकर जटायु कथा का मंचन भी देखा।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित किया। वीरभद्र मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सत्यसाई जिले के पाला समुद्रम पहुंचे और वहां नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भगवान राम के जीवन से सीख लेने की नसीहत दी। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राम राज्य 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सरकार का काम जनता की सेवा करना था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। प्रधानमंत्री ने राम राज्य के लिए जाने वाले टैक्सों का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी टैक्स व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए, यानी जनता के लिए टैक्स की पाई पाई जन कल्याण में लगे। और अब भगवान राम को समर्पित एक भजन सुनिए। भजन गाने वाली सिंगर इसे 18 जनवरी को लॉन्च करने वाली हैं। उससे पहले ही उन्होंने जी मीडिया को अपना भजन सुनाया। अयोध्या है प्रभु श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रखे जाने वाले नवरत्न जोधपुर से लाए गए हैं। इन रत्नों को मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। अब ये रत्न रामलला के गर्भगृह में रखे जाएंगे। रामलला के लिए आगरा के पेठा कारोबारियों ने 56 पेठों का भोग तैयार किया है। आगरा के कारोबारी 56 प्रकार के पेठे लेकर अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सुरक्षा सख्त होती जा रही है। आज यूपी एटीएस के जवानों को भी अयोध्या में तैनात कर दिया गया है। 18 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल हो सकती है। श्री रामोत्सव की तैयारियों के बीच राम मंदिर पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के कई दलों के नेता लगातार राम मंदिर से जुड़े कुछ मुद्दे उछालकर विवाद को हवा देते रहे, जिनमें अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान सुर्खियों में है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि कांग्रेस ने राम मंदिर का कभी विरोध नहीं किया और अयोध्या में गैर विवादित भूमि पर भूमि पूजन तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी का मकसद मंदिर बनाना नहीं बल्कि मस्जिद गिराना बताया। विपक्षी गठबंधन के एक और नेता संजय राउत ने तो विवाद बढ़ाने के लिए अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था। हालांकि कुछ सेकंड बाद उन्होंने ये दूरी कुछ घटा दी। मंदिर बना है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। राउत ने इस दावे पर बीजेपी से रुख साफ करने की मांग की। दिग्विजय सिंह और संजय राउत राम मंदिर के मुद्दे पर बीते कई दिनों से लगातार बयानबाजी करते रहे, तो इसके पीछे सियासी मकसद को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इन विवादों के बाद बीजेपी जवाब दे उससे पहले संत समाज से प्रतिक्रिया आने लगी। उम्मीद के मुताबिक हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास का बयान सबसे पहले आया। भैया कहाँ बन रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। सोनिया जी आके ही बता दें अगर दम हो तो, राहुल बाबा आके बता दें अगर उनके अंदर क्षमता हो तो। महंत राजू दास के मुताबिक चूंकि राम मंदिर से जुड़ा सारा विवाद कांग्रेस के शासन में हुआ, इसलिए राउत के सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया एक और धर्माचार्य की रही। ऐसे लोग हैं मच्छर की तरह हैं, भरभराते रहते हैं। राम दिनेशाचार्य के मुताबिक कई सियासी दल प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगे हैं। चूंकि आरोप नेताओं की तरफ से लगे, इसलिए इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हुई। दिग्विजय सिंह और संजय राउत के आरोपों के जवाब में बीजेपी के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सामने आ गए। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे, जिन्होंने इन बयानबाजियों को राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से विपक्ष की चिढ़ करार दिया। किसी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दर्द हो रहा है, किसी को राम मंदिर के बनने से दर्द हो रहा है, किसी को अपनी राजनीति करने के लिए कोई ना कोई बयान देना है। सत्ताधारी दल के नेता श्री राम के विरोध को विपक्ष का स्वभाव बताते दिखे, तो देवेंद्र फडणवीस संजय राउत के बयान से इतने आहत दिखे कि अपने स्वभाव से उलट जाकर तल्खी जता बैठे। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। बीजेपी ने राम मंदिर पर गलत बयानबाजी करने वालों को हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बताया।
जाहिर है हर कोई अपनी अपनी सियासत के हिसाब से बयानबाजी पर आतुर दिख रहा है। जब बयानों से ही मतदाताओं पर असर डालने की राजनीति शुरू हुई तो इसमें भला AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रह सकते थे। तो जब जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत का मौका मिला तो उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू किया। मेरा बार बार ये सवाल ये है कि अगर GB पंत जब मुख्यमंत्री थे, अगर उन मूर्तियों को मस्जिद में रखा नहीं जाता, उसको फौरन निकाल दिया जाता, तो क्या फैसला आता आज आप क्या करते। ओवैसी जब बीती बातों को खोदने पर आमादा हुए तो कुछ और भी निकाल लाए। अगर मुस्लिम पक्ष को सुना जाता 86 में और उनकी बात को रखा जाता तो क्या फैसला आता। और 6 दिसंबर को अगर आप मस्जिद शहीद नहीं करते, ये लोग जो आज पावर में है, तो क्या फैसला आता। निश्चित रूप से एक आक्रांता की बनाई निशानी को तोड़े जाने से ओवैसी आहत दिखे। असल में जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की आहट तेज होने लगी, असदुद्दीन ओवैसी के सवाल बढ़ते चले गए। बीते कुछ दिनों से ओवैसी कुछ ज्यादा ही मुखर होकर अपनी बात करते दिख रहे हैं, जिसे लोकसभा चुनावों की बढ़ती आहट से भी जोड़ा जाने लगा। जी न्यूज ने ओवैसी से सीधे सीधे पूछा कि क्या वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों से नाराज हैं। इस सीधे सवाल का ओवैसी ने कुछ इस तरह जवाब दिया। आप अपना मतलब निकालिए। आप लोग तो हम नहीं बोले तो भी हमारा मतलब अपना निकाल लेते हैं। ओवैसी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर फैसला आस्था के आधार पर दिया, जिसकी वजह से अब दूसरे मस्जिदों पर भी दावेदारी का सिलसिला चलने का अंदेशा है। ये फेथ के ऊपर दिया गया है और इसको बुनियाद बनाकर कई लोग, अब देखिए आप तनाजे और कंट्रोवर्सीज पैदा करेंगे। ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। कोहिमा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बड़ा निशाना साधा। राहुल गांधी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए उसे नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बताया और कहा कि ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं राजनीतिक है। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। राहुल गांधी ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अगर कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. जब से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण को ठुकराया है, तभी से बीजेपी हमलावर थी। पूरे अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है। सभी लोग बेसब्री से उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। वहां आज विशेष अनुष्ठानों की शुरुआत की गई। इसके साथ ही कलश यात्रा भी निकाली गई, जो कारसेवकपुरम से शुरू होकर सरयू नदी के तट तक गई। इस यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आज कारसेवकपुरम से ये यात्रा निकली है, कलश यात्रा है, जिसमें बच्चे और महिलाएं उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं। इस यात्रा में शामिल कुछ महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थीं, जबकि कई लोग राम भक्ति में झूम रहे थे। कलश यात्रा में विदेशों से आए राम भक्त भी शामिल हुए, जिन्होंने श्री राम के जयकारे के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया। इस बीच गुजरात से लाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को पूरे विधि विधान के साथ जलाया गया। ये अगरबत्ती हर्बल तरीके से बनाई गई है और ये करीब 45 दिनों तक जलती रहेगी, जिसकी खुशबू राम जन्मभूमि परिसर के साथ साथ पूरे अयोध्या को सुगंधित करेगी। ये अगरबत्ती यहाँ पर जलाई जा चुकी है। महंत नृत्य गोपाल दास ने अपने हाथों से अगरबत्ती जलाई है और अब अयोध्या में जो धार्मिक आकर्षण है वो और भी रंग में आने लगा है। जलाने से पहले इस अगरबत्ती को भगवा कपड़े में बांधा गया और फिर महंत नृत्य गोपाल दास ने इसे जलाया। मैडम हो गया, बड़ौदा वाले लोगों का बड़ा धन्यवाद है। जैसे ही अगरबत्ती जलाई गई, चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे।
ये अगरबत्ती गुजरात के वडोदरा में बनाई गई, जिसमें हवन में इस्तेमाल चीजें, जड़ी बूटियां, नारियल के गोले और घी का इस्तेमाल किया गया है। अयोध्या में विशेष अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। आज से ठीक 6 दिन बाद भगवान राम भव्य मंदिर में विराजेंगे। भगवान राम के स्वागत के लिए भक्त पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और वहीं इस बीच दिग्गजों का रामनगरी पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 4 विभूतियां भी रामलला के दर्शन करने के लिए वाराणसी से अयोध्या पहुंची। जब दिल में आप यहाँ पर खड़े होते हैं और इन पलों को, इन क्षणों को महसूस करते हैं कि कैसे हर भारतवासी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने को तैयार है। पद्मश्री से सम्मानित इन हस्तियों में जीआई मैन के नाम से मशहूर रजनीकांत, किसान चंद्रशेखर सिंह और बनारस घराने की कथक नृत्यांगना बहनें नलिनी और कमलिनी शामिल रहीं। राम की इच्छा है, यही उनकी कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है कि हम लोग काशी से यहाँ पे हम आए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए और अभिभूत है इस स्थान पर आकर के। राम भक्ति में सराबोर ये हस्तियां 22 जनवरी को होने वाले समारोह में भी शामिल होंगी और उस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी। मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे राम राम बसे अयोध्या धाम। हर राम भक्त मंदिर के उद्घाटन को खास बनाने के लिए अपने तरीके से तैयारियों में जुटा है। बिहार के दरभंगा से भी 2 बहनें अयोध्या पहुंची हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर सबका दिल जीत रही हैं, जिनमें राम और सीता की तस्वीरें खास रहीं। सरयू नदी के तट पर बनाई गई इन तस्वीरों की खूबसूरती देखते बन रही थी। भगवान राम हाथ पकड़े हुए मां सीता को अपने साथ अयोध्या में आपके बन रहे मंदिर में अंदर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। जहां छोटी बहन मोनिका ने आंख बंद कर भगवान राम और मां सीता की पेंटिंग बनाई, तो वहीं बड़ी बहन निशा ने अपनी तस्वीरों में भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को एक साथ दिखाया। जैसे कि राम जी हमारे मिथिला के दामाद है, मिथिला के, तो हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आते हैं तो उनके स्वागत में हम लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। परंपरा के मुताबिक मिथिला के लोग भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं। ऐसे में दोनों बहनों ने गीत गाकर भी सुनाया। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। पूरी अयोध्या नगरी दमक रही है। शहर का कोना कोना चमक उठा है। राम भक्ति में लोग अपने अपने तरीके से भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले ही वहां की प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। तमाम नामचीन लोग रामनगरी में निवेश कर रहे हैं और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का। जी हां, अमिताभ बच्चन ने 14.5 करोड़ रुपए में अयोध्या में एक बड़ा प्लॉट खरीदा है। अमिताभ बच्चन ने जो प्लॉट खरीदा है उसका एरिया 10,000 वर्ग फीट है। ये प्लॉट अयोध्या में बनने वाले 7 स्टार रिहायशी प्रोजेक्ट द सरयू का हिस्सा है। द सरयू प्रोजेक्ट को मुंबई के जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा बना रहे हैं। द सरयू प्रोजेक्ट में प्लॉट्स की कीमत 2 करोड़ से 3.25 करोड़ रुपए के बीच है। सरयू नदी के किनारे बन रहे इस प्रोजेक्ट से राम मंदिर सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, जबकि यहां से अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे। अयोध्या में निवेश से जुड़े सवाल पर अमिताभ बच्चन ने कहा, इस शहर का उनके दिल में विशेष स्थान है। राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 9 नवंबर 1979 से ही हो गई थी। जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने सिंहद्वार पर मंदिर की पहली शिला रखी थी। दरअसल 1989 में कामेश्वर चौपाल के हाथों ही विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर का शिलान्यास कराया था। उसमें जो पूजित शिलाएं लाई गई थी, उसी शिलाओं में से चयनित जो 5 प्रमुख शिलाएं थी, उसमें से एक शिला प्रथम बार मैंने उसमें रखा। कामेश्वर चौपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही राम मंदिर की स्थापना का संकल्प ले लिया था। प्रधानमंत्री तो इस सनातन की रक्षा का संकल्प अपने शिशु अवस्था में ही ले लिए थे, और राम जन्मभूमि से जहाँ तक संबंध है, तो उन्होंने तब संबंध लिया था, सौगंध लिया था कि जब तक राम लला को पुनर्प्रतिष्ठापित करने की स्थिति नहीं बनेगी, तब तक अयोध्या में पैर नहीं रखेंगे। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख लोगों में शामिल कामेश्वर चौपाल को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचने वाले लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने की अपील के बाद मंत्री, सांसद और नेता पूरी तरह मिशन में जुट गए हैं। आज देश के अलग अलग मंदिरों में कई केंद्रीय मंत्रियों ने साफ सफाई की और प्रधानमंत्री की अपील को आगे बढ़ाया।
इस स्वच्छता अभियान के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में साफ सफाई की, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में सफाई अभियान चलाया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के देवगढ़ में मंदिर में साफ सफाई की। दिल्ली में हनुमान मंदिर में साफ सफाई के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अनुष्ठान रखें और उसमें स्वच्छता अभियान के जरिए हम लोग देश भर के मंदिरों में, धामों में, पूजा स्थलों में वहां पर स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। लखनऊ में हनुमान मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिमा के आसपास से फूलों को हटाया और पोछा भी लगाया। यह मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया था और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान का आह्वान किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हर महीने के पहले मंगलवार को हर विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड पाठ करवाएगी। उसके इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है और ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया। ओवैसी ने लिखा कि आरएसएस के छोटे रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया। क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया? सोमवार को केजरीवाल सरकार ने सुंदरकांड पाठ करवाने का ऐलान किया था और आज से ये शुरू भी हो गया। चिराग दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवाया गया। मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको भी, ओवैसी साहब को भी हनुमान जी आशीर्वाद दें। जाहिर है आम आदमी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर खुद को राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड पाठ के आयोजन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। केजरीवाल रोहिणी के सेक्टर 11 के प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। शिला पर वनवासी राम और लक्ष्मण बैठे हैं और हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पधार चुके हैं। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की नीयत पर ही सवाल उठाते हुए तंज कसा और कहा कि कहीं इस कार्यक्रम में भी कोई भ्रष्टाचार न हो जाए। इस सुंदर कांड में भी कहीं घोटाला न हो जाए, कोई स्कैम न हो जाए, इस बात की हमें चिंता है। स्वयं अरविंद केजरीवाल बहुत लच्छेदार तरीके से कहानी सुनाया करते थे कि जिस मंदिर के बनने से किसी का दिल दुख जाए वो मंदिर नहीं बनाना चाहिए, और हम तो कहते हैं वहाँ अस्पताल बना दो, मंदिर ना बनाओ। अब आज ये बड़े राम भक्त हो गए हैं। एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचार के चलते अब पछतावा करने का समय आया है, क्योंकि पहले लोगों को बहुत झूठ कह के वोट पाए इन लोगों ने। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। तो एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम के नाम पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर कई यात्री टर्मेक यानी एयरक्राफ्ट पार्किंग एरिया में जमीन पर बैठकर खाना खाते दिखे। ऐसा तब हुआ जब गोवा से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को अचानक मुंबई डायवर्ट कर दिया गया और प्लेन को पार्किंग में खड़ा करने के बाद यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। ये हैरान करने वाली तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की है, जहां तमाम यात्री टर्मैक पर बैठकर खाना खाते नजर आए। वीडियो में आसपास विमान खड़े दिखे, जबकि जमीन पर यात्री बैठे हुए थे। जहां यात्री जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे, वहीं कुछ दूर पीछे बने रनवे से विमान टेक ऑफ कर रहे थे। ये इंडिगो की फ्लाइट 6C2195 के यात्री थे, जो गोवा से दिल्ली जाने के लिए विमान में सवार हुए। पहले तो विमान ही 12 घंटे की देरी के साथ गोवा से उड़ा। सुबह 10 बजे की फ्लाइट रात के 10 बजे के करीब रनवे पर पहुंची, लेकिन इसके बाद दिल्ली में कम विजिबिलिटी की वजह से विमान को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया और रात के करीब 11 बजे विमान मुंबई में लैंड हुआ, जिससे यात्री भड़क गए। उन्हें विमान से उतरने को कहा गया, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर जाने से मना कर दिया और टर्मैक पर ही बैठ गए। घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल जिस जगह लोग बैठकर खाना खा रहे थे वो एप्रन या टर्मैक कही जाती है, यानी वो जगह जहां विमान पार्क किए जाते हैं, उनमें सामान लोड या अनलोड किया जाता है। यहीं से विमान रनवे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में एयरक्राफ्ट पार्किंग में यात्रियों का बैठना एयरपोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है।
मामला तूल पकड़ने के बाद इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन ने खराब मौसम को इसकी वजह बताते हुए माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न होने का भरोसा भी दिया। उत्तर भारत में पड़ रहे जबरदस्त कोहरे ने सड़क तो क्या हवाई यात्रा पर भी ब्रेक लगा दिया है, जिसकी वजह से बीते 60 घंटों में दिल्ली एयरपोर्ट पर 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। जो खराब विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली या तो लैंड नहीं हो पाई या फिर उड़ान नहीं भर पाई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीते कई दिन से कोहरे ने हवाई उड़ानों का टाइम टेबल बिगाड़ कर रख दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीते 60 घंटे में कोहरे की वजह से 2000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जबकि 350 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया। आज सुबह 10 बजे तक ही दिल्ली एयरपोर्ट पर 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थीं, तो वहीं आने जाने वाली 200 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चल रही थीं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोहरे ने एयरलाइंस के साथ साथ यात्रियों की मुसीबत कितनी ज्यादा बढ़ा दी है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि जब दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 में से 3 रनवे कैट की सुविधा या कहीं एंटी फॉग लैंडिंग सिस्टम से लेस हैं, तो फिर ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? जो जिम्मेदारी है वो डीजीसीए की भी है और एयरलाइंस की भी है। उनको ऐसे मौसम के हिसाब से सफिशिएंट पायलट्स को ट्रेन करके रखना चाहिए। ऐसी लापरवाही और अव्यवस्था पर यात्रियों का नाराज होना लाजमी है, जो ज्यादा कीमत इसीलिए चुकाते भी हैं ताकि बिना देरी के कम समय में पहुंच सकें। उत्तर भारत में पड़ रहे कोहरे ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और चेन्नई तक की उड़ानों को प्रभावित किया है। कोहरे की मार का सबसे बुरा असर पड़ा है हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर, जिन्होंने समय बचाने के लिए फ्लाइट की टिकटें बुक करवाई, लेकिन फ्लाइट से कई गुना ज्यादा टाइम तो एयरपोर्ट पर इंतजार में ही बर्बाद हो गया। कई यात्रियों की तो 4 फ्लाइट एक के बाद एक कैंसिल होती गयी। मुंबई दिल्ली पंतनगर ऐसी फ्लाइट थी, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो इसके बाद में उन्होंने 11:15 की फ्लाइट दी रात की, तो 11:15 की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। यात्रियों का दावा है कि उन्हें एयरलाइंस की तरफ से फ्लाइट के कैंसिल होने या रीशेड्यूल होने की जानकारी भी ठीक से नहीं दी जा रही थी। कोई समय में 1-1 घंटे करके 6 घंटा तो हम लोग का बॉम्बे में ही निकल गया। और अब हाल ये है कि लोगों को हर फ्लाइट के रद्द हो जाने का डर सता रहा है। रात को 3:30 बजे अमृतसर जाना था, दिल्ली से अमृतसर, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। अभी इन्होंने 10 बजे का हमको दिया है टाइमिंग। अभी ये कंफर्म नहीं कि वो भी 10 बजे जाएगी कि नहीं जाएगी। सरकार ने जहां एक तरफ एयरलाइंस के लिए निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं लोगों से खराब मौसम में बिगड़ी एयरलाइंस की व्यवस्था को समझने की अपील भी की है। जब हवाई उड़ानों का ये हाल है तो ट्रेन और सड़क का भी अंदाजा लगाइए आप। कोहरे की वजह से तमाम ट्रेनें भी रद्द हो रही हैं, तो वहीं सड़कों पर भी विजिबिलिटी कम होने की वजह से साफ दिखाई देना बंद हो गया है। लिहाजा गाड़ियों की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई। आज सुबह दिल्ली की सड़कों की तस्वीर देखकर लगा जैसे बादलों ने जमीन का रुख कर लिया है। धुंध, कोहरा और ठंड सब एक साथ सड़क से गुजरने वालों की मुसीबत बन गए। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी फ्लैश लाइट्स ऑन है। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सबकी रफ्तार के ऊपर कहीं न कहीं ब्रेक लगा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं सावधानी के साथ यहाँ से उनको गुजरना पड़ रहा है। वहीं कैंसिल होती उड़ानों के बीच जिन लोगों ने ट्रेन का सफर चुना वो भी अधर में रह गए। 10 बजे की ट्रेन थी जो अभी 2 बजे की संभावना आने की। कई यात्री ऐसे भी थे जो ट्रेन के इंतजार में 24 घंटे से ज्यादा वक्त स्टेशन पर ही गुजार चुके थे। 27.5 घंटे लेट है। अभी 4:30 बजे का टाइम दिखा रहा है, रात को 3:30 बजे का दिखा है, फिर सुबह 12 बजे, अभी 4:30 बजे का टाइम दिखा रहा है। यात्रियों की ये परेशानी हाल फिलहाल में ठीक होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। कोहरे की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हवाई यात्रा के बीच सोमवार को डीजीसीए ने एसओपी यानी बेहतर संचालन के लिए कुछ प्रक्रियाएं शामिल की हैं और एयरलाइंस को उनका पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डीजीसीए के मुताबिक एयरलाइंस को उड़ान में हो रही देरी की सही जानकारी लगातार यात्रियों को देनी होगी, यानी पल पल का अपडेट, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। किसी फ्लाइट के टेक ऑफ में 3 घंटे से ज्यादा देरी है तो उसे समय रहते कैंसिल करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि एयरपोर्ट पर बेहद ज्यादा भीड़ न जमा हो। साथ ही एयरलाइंस को फ्लाइट की टिकट पर सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट भी देना जरूरी होगा, यानी यात्रियों को बोर्डिंग से मना करने, उड़ान रद्द होने या उसमें देरी के मामले में अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और उन्हें विकल्पों के बारे में भी पता हो। एसओपी के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के सभी 6 मेट्रो हवाई अड्डों से रोजाना 3 बार हवाई उड़ानों से जुड़ी हर घटना की जानकारी देने के लिए भी कहा है। साथ ही यात्रियों को हो रही असुविधा से जुड़े किसी भी मुद्दे का तुरंत समाधान करने के लिए 6 मेट्रो हवाई अड्डों पर वॉर रूम भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं एयरपोर्ट्स पर 24 घंटे सीआईएसएफ के जवानों की पर्याप्त तैनाती भी सुनिश्चित होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन था। मणिपुर से उनकी यात्रा नागालैंड पहुंची। राहुल बस के जरिए राजधानी कोहिमा में दाखिल हुए और पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए रास्ते के किनारे खड़े लोग बेकरार दिखे।
बस के अंदर भी कई लोगों ने राहुल के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। राहुल गांधी ने रास्ते में कई जगह रुककर लोगों को संबोधित भी किया। नागालैंड में राहुल की यात्रा आज खत्म हो गई है। कल से असम में उनकी यात्रा शुरू होगी, जो 8 दिनों तक चलेगी। अपनी यात्रा के दौरान कोहिमा में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए यात्रा का मकसद भी बताया। और राहुल के मुताबिक बीजेपी का मॉडल नफरत और हिंसा के अलावा अन्याय का भी है, जिसके बारे में वो लोगों को बताएंगे। जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा का पूरा धन पकड़ाने का है। राहुल ने कहा कि उनकी लड़ाई विचारधारा की है, जिसे वो गठबंधन में शामिल दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो विचारधारा की यात्रा है। इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, अच्छी तरह चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। राहुल गांधी कोहिमा में मौजूद युद्ध स्मारक पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना को खदेड़ने वाले सहयोगी देशों के सैनिकों की याद में ये स्मारक बना है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के अंदर चल रहे असंतोष और नाराजगी के आरोपों पर भी जवाब दिया। राहुल गांधी ने माना कि सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के अंदर मतभेद है। नमस्कार। लेकिन उनका दावा है कि इंडिया गठबंधन सभी मुश्किलों को सुलझा लेगा। ज्यादातर जगह आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 1-2 जगह थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मुझे लगता है कि काफी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीजें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर देंगे। जब राहुल से नीतीश कुमार की नाराजगी के मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा सब ठीक है। जो मीटिंग में मूड था, जिस प्रकार से बातचीत होती है, जो ह्यूमर होती है, भाईचारा होता है, उसको आप बताते नहीं हो। देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन बिटवीन द लीडर्स ऑफ द इंडिया फॉर्मेशन। पहली बार राहुल गांधी ने कबूल किया कि सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के अंदर पेच फंसा हुआ है।